Assalamualaikum everybody. Welcome to the new session of air conditioning techniques in automobile. Today, आज की जो वीक में एक सेपरेट क्लास दी जा रही है, ये सिर्फ इस वीक के लिए है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने स्केड्यूल के साथ क्लास लिया करेंगे। वैसे भी ये टाइम वैसे लैब का हुआ करता था। अभी तक लैब की हमें परमिशन नहीं मिली, तो जैसे लैब की परमिशन मिल जाएगी तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। उम्मीद है आप सब कैरी से होंगे। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी और अपने लेक्चर की तरफ मूव करता हूँ। आज का जो लेक्चर है डेट इज एन ओवरव्यू ऑफ वेपर कंप्रेशन बेस्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर ऑटोमोबाइल्स। के ऑटोमोबाइल्स में जो सिस्टम लगा होता है वेपर कंप्रेशन बेस्ड, उसके अंदर वेपर कंप्रेशन सिस्टम लगा होता है, वो किस तरह का होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। इंशाल्लाह इसको हम गो थ्रू करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं अपने गाड़ियों के एयर कंडीशनर के अंदर। ठीक है, तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और इंशाल्लाह जो आगे हम मूव ऑन करते जाएंगे तो हम इसके अंदर इंडल्ज होते जाएंगे। हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से हमने इसकी मेंटेनेंस करनी है, किस तरह से हमने इसकी परफॉर्मेंस को फिजिकली चेक करना है कि कौन सा हिस्सा कैसे खराब हो सकता है, अगर कौन सा हिस्सा खराब है तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये भी हम इंशाल्लाह ऑनवर्ड लेक्चर्स के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी स्टार्ट करता हूँ। So the topic is vapor compression based air conditioning system for automobiles. अच्छा, ये सबसे पहले जो एयर कंडीशनर होता है उसका जो मेन कंपोनेंट होता है डेट इज द कंप्रेसर। ठीक है, डेट इज द मेन कंपोनेंट। उसके बगैर हमारा जो वेपर कंप्रेशन बेस्ड एयर कंडीशनर है वो काम नहीं करता। आप अपने घरों में भी देखें तो उसका जो मेन कंपोनेंट डेट इज द कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर अगर खराब हो जाए तो आपका एयर कंडीशनर नहीं चलता। गाड़ियों के अंदर भी इसी तरह से डेट इज द मेन कंपोनेंट। इसके बगैर हमारा जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, जो हमारा एयर कंडीशनर है गाड़ियों का, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं बेसिकली कि कौन 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 से आ, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं एयर कंडीशनिंग के लिए गाड़ियों के अंदर। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह की गाड़ियों का इंजन होता है। ठीक है, उसके अंदर भी एक पिस्टन लगा होता है, एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर पिस्टन होता है, दो वाल्व लगे होते हैं, ऊपर इनलेट आउटलेट वाल्व होते हैं, नीचे क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, क्रैंक केस लगा होता है और बिल्कुल वो उसी तरह से मूव करता है जैसे कि एक इंजन के अंदर एक पिस्टन काम करता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को समझना बहुत आसान है। ठीक है, दैट हैज क्वाइट रिजेम्बलेंस विद योर इंजन। ठीक है, और इंजन के बारे में आपको काफ़ी हद तक अब पता लग चुका होगा क्योंकि आप ऑटोमोटिव के स्टूडेंट्स हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बहुत ज़्यादा सादा होता है। ठीक है, इसमें प्रेशर बिल्डअप करना आसान होता है। ठीक है, तो डेट इज़ द वन ऑप्शन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन। लेकिन इसका जो नुकसान है डेट इज नॉइज। एक तो नॉइज है बहुत ज़्यादा और दूसरा इसका जो फ्लो रेट है वो बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूस नहीं है। वो कैसे कॉन्टिन्यूस नहीं है आपका फ्लो रेट? क्योंकि जो आपका पिस्टन है वो एक टाइम में सक्शन करता है, दूसरे टाइम में डिलीवरी करता है। मीन्स टू से दैट आपकी जो डिलीवरी है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। जब वो सक्शन कर रहा होगा तब वो डिलीवरी नहीं करेगा, जब वो डिलीवरी कर रहा होगा तब वो सक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो वो एक टाइम में सिर्फ एक काम करेगा, जिसकी वजह से आपका जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूस नहीं होता।
That is the main fault of reciprocating compressor, especially in those जिनके अंदर सिर्फ एक पिस्टन लगा होता है, और गाड़ियों के अंदर हम बहुत ज़्यादा पिस्टन्स वाला कंप्रेसर हम एंगेज नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस का काफ़ी मसला होता है. तो दैट इज वन ऑप्शन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. इसकी मैं एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा और इसकी जो बाकी थ्योरी है वो भी हम आगे देखेंगे. उसके बाद आए थे हमारे पास स्वैश प्लेट. दैट इज द मोस्ट अडॉप्टेबल कंप्रेसर इन द रेसिप्रोकेटिंग कंपनी. सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है और ये भी एक रेसिप्रोकेटिंग की टाइप है, लेकिन इसमें मल्टीपल सिलेंडर्स लगे होते हैं. काम वैसे ही करता है जैसे रेसिप्रोकेटिंग इंजन करता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर करता है, लेकिन इसके अंदर जो इसका डिजाइन है दैट इज वेरी यूनिक. इसके अंदर मल्टीपल सिलेंडर्स लगे होते हैं, मल्टीपल पिस्टन्स लगे होते हैं, और कुछ पिस्टन सक्शन कर रहे होते हैं, कुछ पिस्टन डिलीवरी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फ्लो है वो बहुत हद तक कॉन्टिन्यूस रहता है. ठीक है, और आपको एक बेहतर फ्लो मिल पाता है विद अ गुड प्रेशर. उसके बाद आ जाते हैं अदर टाइप्स. हमारे पास कौन कौन सी हैं? स्क्रू कंप्रेसर. ठीक है, स्क्रू कंप्रेसर आपने मे भी स्क्रू पंप के बारे में सुना होगा. उसमें आपको स्क्रू कंप्रेसर बिल्कुल उसी तरह के रिजेम्बलेंस रखता है. ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अगर टाइम मैनेजमेंट हो सके तो मैं इसकी भी वीडियो दिखा दूंगा. रोटरी कंप्रेसर. रोटरी कंप्रेसर में भी दो पार्ट्स लगे होते हैं जो कि ऑपोजिट एक दूसरे को रोटेट कर रहे होते हैं. ठीक है, वो भी कंप्रेशन का काम कर रहे होते हैं. उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर. सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हमारा ऑप्शन जरूर है, लेकिन ज़्यादातर ये इस्तेमाल बड़े लेवल पे होता है. ठीक है, उसके बाद स्क्रोल कंप्रेसर. स्क्रोल कंप्रेसर की भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो दिखा दूँ. ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चार कंप्रेसर जो स्पेसिफिकली अदर टाइप्स में लिखे गए हैं ये किस तरह से काम करते हैं. So our main focus is on reciprocating and swash plate, and swash plate is the most adoptable. सबसे पहले आए थे रेसिप्रोकेटिंग. रेसिप्रोकेटिंग बेसिकली मैंने को बताया कि बिल्कुल उसी तरह से होता है. इसके एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होता है. पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है, नीचे वही क्रैंक केस और उसी तरह से क्रैंक शाफ्ट. ठीक है, वो सारा सिस्टम होता है उसके अंदर. दो वाल्व्स लगे होते हैं, वन इज द इनलेट वाल्व, वन इज द आउटलेट वाल्व. ठीक है, दो वाल्व उसके अंदर मौजूद होंगे. ठीक है, जो कि क्या करेंगे कि जब सक्शन हो रही होगी, सबसे पहले हमारा सक्शन स्ट्रोक आता है जिसमें पिस्टन क्या करता है ऊपर से नीचे आ रहा होता है, उसमें वो वाल्व ओपन होगा. ठीक है, इनलेट वाल्व ओपन होगा. ठीक है, और जब सक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है, सक्शन कंप्लीट कैसे होती है कि पिस्टन ऊपर से नीचे आता है. ठीक है, और फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है. ठीक है, ड्यूरिंग दैट हमारा जो इनलेट का वाल्व है वो ओपन रहता है. उसके बाद क्या होता है कि वो क्लोज हो जाता है. उसके बाद हमारे कंप्रेशन का काम स्टार्ट हो जाता है, पिस्टन ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और कंप्रेशन के साथ ही हमारा जो डिस्चार्ज का वाल्व है वो भी फिर बाद में ओपन हो जाता है, और हमारा जो डिस्चार्ज है डैडी वो एक स्पेसिफिक प्रेशर पे हमारा डिस्चार्ज हो जाता है. ठीक है, तो दैट इज द मेन थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. मैं आपको रीड करके बता दूंगा इसमें कुछ कुछ जो चीजें हैं दैट आर यूनिक. The reciprocating compressors are one of the most widely used types of refrigerating compressors. ठीक है, ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो स्वैश प्लेट है वो इसके रिप्लेसमेंट में आता जा रहा है. They have piston and cylinder arrangement like the automotive engine. ठीक है, जिस तरह के ऑटोमोटिव इंजन के अंदर अरेंजमेंट होती है पिस्टन की, सिलेंडर की, उसी तरह की इसके अंदर भी अरेंजमेंट होती है पिस्टन और सिलेंडर की. फर्क सिर्फ इतना है कि वो इंजन के अंदर हम एयर और फ्यूल का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हम स्पेसिफिक रेफ्रिजरेंट को हम कंप्रेस कर रहे हैं. इट हैज रीड वाल्व्स. रीड वाल्व्स कौन से वाल्व हैं? दैट इज द इनलेट एंड आउटलेट वाल्व दैट कंट्रोल द एंट्रेंस एंड द एग्जिट ऑफ रेफ्रिजरेंट गैस ड्यूरिंग द पंपिंग ऑपरेशन. ठीक है, पंपिंग ऑपरेशन में ये जो हमारे वाल्व है ये काम करते हैं इनलेट और आउटलेट के अंदर. उसके बाद Scrader valves are most used for the service valves for easy connection. इनके लिए हम scrader valves का इस्तेमाल करते हैं. Scrader valves
आपको आपने जरूर देखे हुए हैं लेकिन शायद आपको उनका नाम नहीं पता होगा, जो कि वो वाले वाल्व हैं जो कि आपकी मोटरसाइकिल के जो ट्यूब्स है, जो टायर ट्यूब होती है, उसके अंदर जो हवा भरने के लिए वो जो अंदर एक वाल्व लगा होता है, ट्यूब के अंदर वाल्व लगा होता है, ठीक है, दैट इज द स्क्रैडर वाल्व, ठीक है, उन्हें स्क्रैडर वाल्व कहते हैं। अब आपको पता है कि हमने जब हवा भरनी होती है तो बहुत आसानी से उसको हम एंगेज कर लेते हैं, ठीक है, वो वायर से पाइप का कनेक्शन लगाते हैं, एक स्क्रू टाइट करते हैं, एंगेजमेंट हो जाती है बड़ी आसानी से, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए हम स्क्रैडर वाल्व का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा गाड़ी वगैरह को ओपन करके, तो उसके अंदर बिल्कुल ये सेम वाल्व लगे होते हैं कंप्रेसर के इनलेट आउटलेट, ठीक है। तो वहां पर भी पाइप्स वगैरह को इसी तरह एंगेज किया होता है, इनके ऊपर चढ़ाया होता है, ठीक है, अंदर ये वाल्व लगा होता है। अच्छा जी, सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपका जो पिस्टन है वो नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आने की वजह से क्या होगा कि सक्शन होगी, सक्शन होगी, और जैसे वो नीचे आएगा आपका इनलेट वाल्व बंद नहीं होगा अभी, वो थोड़ा सा दोबारा से ऊपर जाएगा, ठीक है, और जब मिडल पे पहुंच जाएगा तब जाके आपका इनलेट का वाल्व बंद होगा। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि आपको ज्यादा टाइम मिल पाता है कि आपके जो रेफ्रिजरेटर वो अंदर आ सके, ठीक है। अगर पिस्टन ऊपर से बिल्कुल नीचे आए तो वो वैक्यूम क्रिएट करता है, लेकिन उस वैक्यूम की वजह से क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रहा होता है, जो बिल्कुल नीचे आ चुका होता है तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट अभी अंदर नहीं आया होता। तो क्या है कि थोड़ा सा टाइम मजीद लेता है, पिस्टन दोबारा से उठने की कोशिश करता है, जब मिडल पे पहुंच जाता है तब जाके आपका इनलेट का वाल्व बंद होता है, ठीक है। तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम मिल जाता है कि हमारे जो सिलेंडर है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट फिल हो जाता है। फिर जब वो ऊपर मजीद उठना स्टार्ट करता है तो कंप्रेशन का काम स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद डिस्चार्ज का वाल्व ओपन होता है और फिर हमारा डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये थ्योरी मैं आपको भी रीड करके दिखा देता हूँ। When the piston is on the down stroke, the discharge lead valve is closed as well as the suction valve until the piston reaches the middle area of the cylinder to create vacuum, ठीक है। जैसे ये नीचे आ रहा होता है, कहने की बात ये, जब वो नीचे आ रहा होता है तो दोनों वाल्व बंद होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मिडल पे पहुंचता है, ठीक है, सक्शन के दौरान जब वो मिडल पे वाल्व पहुंचता है तब आपका जो इनलेट का वाल्व ओपन हो जाएगा, एंड टू लोअर द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। ये क्यों किया जाता है? ताकि आपका जो सिलेंडर का प्रेशर है वो उसके अंदर बेसिकली वैक्यूम क्रिएट हो। The suction reed valve will open when the piston reach the middle area in the cylinder, ठीक है, मिडल पे पहुंचेगा तब वो ओपन हो जाएगा, then allowing the refrigerant to come in, और इस तरह से आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो अंदर आ जाएगा। डिस्चार्ज स्ट्रोक, डिस्चार्ज स्ट्रोक कैसे होगा? ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, या वाइल आना है। वाइल द पिस्टन इज ऑन द अपवर्ड स्ट्रोक, ठीक है, जब पिस्टन ऊपर को मूव कर रहा होगा, द सक्शन रीड वाल्व विल क्लोज, आपका जो सक्शन का रीड सक्शन वाल्व है वो क्लोज हो जाएगा जब वो ऊपर मूव कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो नीचे आके बंद हो गया, जब वो ऊपर मूव कर रहा होगा तब वो बंद हो जाएगा। While the discharge lead valve will open when the piston reaches the middle area of the cylinder to create compression, ठीक है। और डिस्चार्ज का वाल्व कब ओपन होगा? जब आपका जो पिस्टन है वो जब वो ऊपर उठना स्टार्ट हुआ, जब वो मिडल पे पहुंच गया ना, मिडल पे पहुंचने के बाद आपका जो डिस्चार्ज का वाल्व ओपन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पिस्टन बिल्कुल एंड पे ऊपर पहुंचे, ठीक है, उसके बाद डिस्चार्ज हो, ऐसा नहीं है। जब वो ऊपर उठ रहा है और मिडल में पहुंच गया, मिडल में पहुंचने के बाद आपका जो वाल्व है फिर वो ओपन होगा डिस्चार्ज के बाद। अच्छा जी, ओपन व्हेन द पिस्टन रीच द मिडल एरिया ऑफ द सिलेंडर टू क्रिएट कंप्रेशन, देन अलाउइंग द रेफ्रिजरेंट टू कम आउट ऑफ द सिलेंडर, और इस तरह से आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर से बाहर आ जाता है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसको। पिस्टन आपका, आपके दोनों वाल्व अभी बंद है, ठीक है, जो इनलेट एंड आउटलेट वाल्व इज क्लोज्ड, ठीक है। पिस्टन आपका ऊपर से नीचे आ रहा है, अभी आपका वाल्व बंद है, जब वो मिडल में पहुंच जाएगा, सिलेंडर के मिडल में आ जाएगा, ठीक है, तब जाके आपका इनलेट का वाल्व ओपन होगा। और ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि अच्छा वैक्यूम जनरेट हो, वैक्यूम बहुत अच्छा जनरेट हो, ठीक है। जैसे वो नीचे आ रहा, मिडल में आ जाएगा,
तो इनलेट का वाल्व ओपन होगा, जैसे वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा आपका रेफ्रिजरेंट अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर उठेगा तब आपका जो इनलेट का वाल्व है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। जब वो मिडल में पहुंच जाएगा, मिडल में पहुंचेगा तो आपका डिस्चार्ज का वाल्व ओपन हो जाएगा और आपका डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ। A reciprocating compressor compresses refrigerant vapor in a cylinder using a piston. In a way, reciprocating compressors are like automobile engines. The pistons are directly driven through a wrist pin and connecting rod. अब इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके जो सारे के सारे जो पार्ट हैं बिल्कुल सेम है जो कि आपके इंजन वाले पार्ट होते हैं। पिन लगी हुई है, इसे गजन पिन भी कहते हैं, रिस्ट पिन भी कहते हैं, कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है, क्रैंकशाफ्ट लगी हुई है। From a crankshaft. Depending on their size, reciprocating compressors may have one or more cylinders. Multiple cylinders may be arranged in line, opposed, or in a V. In each cylinder, reciprocating compressors have both a suction valve and a discharge valve. These valves give the compressor its ability to pump refrigerant vapor against a pressure difference. They're usually located in the head of the cylinder, in passages connected to the high or low pressure side of the system. Let's follow the compression process in a single cylinder reciprocating compressor during one complete revolution of the crankshaft. Starting with the piston at the top of its stroke, or at top dead center, the piston begins to move downward as the अभी crankshaft आप देखें कि rotates. ये नीचे जा रहा है, लेकिन इसका ये जो सक्शन वाल्व है अभी ओपन नहीं हुआ। जैसे ये मिडल में पहुंचेगा तब इसका सक्शन वाल्व ओपन होगा। Because both valves are closed, the downward moving piston reduces the pressure in यहाँ the पर cylinder. वैक्यूम क्रिएट हो गया। As the pressure in the cylinder falls below the low side pressure in the suction line, the pressure difference अब opens ये the वाल्व suction ओपन हुआ। valve, letting refrigerant vapor flow into the cylinder. The piston continues down and pulls in more vapor until the cylinder is filled with low pressure vapor at the bottom of its stroke. Once past bottom dead center, the piston begins its upward stroke. The suction valve closes. जैसे ही इसने अपवर्ड मूव करना शुरू किया है, अब ऑब्जर्व करें, तब जाके वाल्व बंद हुआ है। The ये suction देखें, valve closes. ऊपर जा रहा, साथ में As वाल्व the बंद हुआ piston है। moves up, it reduces the volume of the और space in the अब ये cylinder. मिडल में पहुंच गया हुआ है, मिडल में पहुंच गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया आपका। अब आपका ये वाला वाल्व ओपन होगा। Increasing the pressure of the vapor. When the pressure in the cylinder exceeds the high side pressure in the discharge line, the pressure difference pushes the discharge valve open, letting the compressed vapor flow out of the cylinder. This continues until the piston reaches the top of its stroke and most of the compressed vapor has been expelled into the discharge line. When the piston begins its downward stroke, the discharge valve closes. The complete cycle then repeats during each revolution of the crankshaft. This is the mechanical positive displacement vapor compression cycle using a reciprocating compressor. Please take a moment to complete the following learning activity. To continue, make your selection. अच्छा जी, उसके ऑनवर्ड हम आ जाते हैं स्वैश प्लेट कंप्रेसर की तरफ। स्वैश प्लेट कंप्रेसर बेसिकली क्या है? इट हैज एन एक्सियल प्लेट प्रेस टू द शाफ्ट, ठीक है। इसके अंदर एक प्लेट लगी होती है जिसको स्वैश प्लेट कहा जाता है। स्वैश प्लेट के साथ हमारे काफी सारे छोटे छोटे पिस्टन अटैच होते हैं। स्वैश प्लेट एक एंगल पे होती है, ठीक है।
पिस्टन्स उसके ऊपर एक्चुअली लगे होते हैं, ठीक है। स्वैश प्लेट बेसिकली रोटेट कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो पिस्टन्स हैं, अभी जो पिस्टन्स यहाँ पर मौजूद होंगे वो वो डिस्चार्ज स्ट्रोक पे होंगे, और यहाँ पर जो नीचे वाली साइड पे होंगे वो सक्शन स्ट्रोक पे होंगे। जैसे ये प्लेट रोटेट करती जाएगी तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जो पिस्टन जो डिस्चार्ज पे थे वो सक्शन पे आ जाएंगे, और जो सक्शन पे थे वो डिस्चार्ज पे चले जाएंगे। आपको ये चीज़ बेहतर समझ आ रही है कि मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो भी दिखाऊंगा एक, उससे आपको ये चीज़ एनिमेशन के तौर पर अच्छी समझ आएगी। So it has an actual plate pressed to the shaft instead of a crankshaft. इसके अंदर crankshaft नहीं है, produces the reciprocating motion to the piston। ठीक है, इसके अंदर crankshaft नहीं है, लेकिन जो crankshaft का काम है वो swash plate देती है। ठीक है, तो swash plate basically क्या है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। The flow of incoming and outgoing refrigerant is controlled by the opening and controlling of reed valves। इसके अंदर भी basically reed valves लगे होते हैं, वही जो आपको मैंने पहले बताए हैं। Which are inside the compressor. There is one common suction port and one common discharge port in the compressor। ठीक है, एक डिस्चार्ज पोर्ट होगी इसकी कॉमन, और एक सेक्शन पोर्ट होगी। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर्स मौजूद हैं तो उनके लिए वो कनेक्टेड एक ही डिस्चार्ज पोर्ट के साथ है और एक ही सेक्शन पोर्ट के साथ है। ठीक है, उनका ऐसा सच नहीं है कि वो अपना अपना डिस्चार्ज सेपरेट सेपरेट दे रहे हैं, बल्कि वो एक ही पाइप के अंदर वो अपना डिस्चार्ज दे रहे हैं और एक ही पाइप से अपना सक्शन ले रहे हैं। अच्छा, मैं इसकी भी वीडियो आपको दिखाता हूँ। Clutchless variable displacement AC compressor. Due to the ever-increasing fight for high efficiency and fuel economy, automobile manufacturers, especially in Europe, have developed the clutchless AC compressor. Sanden, being one of those compressor manufacturers, has developed a PXE series variable displacement AC compressor, which we'll use as a study example for this technology. On standard compressors, the belt turns a pulley with an electric clutch. When you turn on the A/C, the clutch engages and the piston starts pumping to compress the refrigerant. There are two problems with this traditional approach. One, a compressor needs a fair amount of power. In cars with small engines, the engagement of the clutch to activate the compressor puts a big load on the engine, especially if it is idling. Two, the compressor will produce low flow or not enough when the engine is idling, and high flow when the engine is at high RPM and possibly too much refrigerant flow. In 1985, Delphi then Harrison developed the V5 variable displacement compressor. In early 2003, Sanden launched the PXE variable displacement compressor for the VW Golf V and VW Polo. The E stands for external control valve. Later on, it was given to many VW and Audi models. इसके अंदर ये जो प्लेट आप देख रहे हैं, ये वाली प्लेट, दैट इज बेसिकली द स्वैश प्लेट। ठीक है, ये इसके साथ हमारे पास पिस्टन्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 लगे हुए हैं। नंबर ऑफ पिस्टन्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल है इसका स्पेसिफिक एंगल है, ये भी चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से इसका जो डिस्चार्ज है और जो सक्शन है वो भी वेरिएबल है। मतलब अगर आपको लोड बहुत ज़्यादा आपका लोड ज़्यादा है तो इसका जो एंगल है वो बढ़ जाएगा। अगर आपका लोड कम है एयर कंडीशनिंग का तो ये एंगल जो है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल वेरिएबल है। ये हमारे पास पीछे पुली लगी हुई है जिसके साथ मोटर वगैरह बेल्ट वगैरह अटैच होगी तो पावर मिल सकेगी। The PXE uses a variable angle swatch plate, which functions as a form of camshaft, to convert rotary shaft motion into the axial motion of the pistons, which are located on one end of the swatch plate. The swatch plate inclination angle, also called the stroke, is controlled by an electrical duty cycle PWM signal. The signal is derived by the air control computer from an analysis of ambient, interior temperature, engine RPM, and other parameters.
A controlled इस सोलेनॉइड solenoid के in the बारे में बेसिकली PXE बता रहा है, ये compressor इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि इसकी सारे मेजरमेंट्स वगैरह इसकी रोटेशन के बारे में आरपीएम, बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिकल सेंसर है सोलेनॉइड। regulates the flow of refrigerant from the discharge pressure side or PD or pressure discharge or PD to the crankcase pressure or ये PC बेसिकली in ये response बताना to the चाह रहा है pulse. कि ये इसका जो एंगल है डेट कैन वेरी, अगर इसका एंगल ज्यादा होगा, मतलब ये एंगल अभी ये देखिए Pulse अभी width ज्यादा कर रहा है, modulated. जब बिल्कुल ये नीचे की तरफ चला जाता है तब इसका एंगल बहुत बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो सक्शन स्ट्रोक है और जो डिस्चार्ज स्ट्रोक है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ जाता है। जैसे स्वैश प्लेट का एंगल जो है वो कम होता जाएगा तो आपका जो डिस्चार्ज और सक्शन का डिस्प्लेसमेंट है वो भी कम हो जाएगा। PWM electrical signal. The control device consists of a solenoid valve. Its position is the relationship of the solenoid acting against a suction release spring. Maximum stroke mode of the compressor happens as follows. A high duty cycle signal to the control valve solenoid causes the valve to close the passage of PD or pressure discharge into the crankcase. A variable orifice allows gas past और the बताना piston चाह रहे ring. हैं कि अगर आपका स्ट्रोक बहुत बड़ा होगा, डिस्चार्ज बहुत बड़ा होगा, तो आपकी जो एयर कंडीशनिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी, कोल्डर फ्लो आएगा, ये लिखा ना मैक्सिमम स्ट्रोक कोल्डर। To flow into the suction chamber. Pressure crankcase then reaches the same as the suction pressure. As the PS or suction pressure and pressure crankcase come closer to the same value, the average gas pressure force on the top and bottom of the pistons approach the same value, and the swash plate inclination angle increases to the maximum setting. A colder refrigerant is the goal here. The final result of the lighter duty cycle control is a long stroke, higher horsepower requirement from the engine, and increase of refrigerant mass flow. Then there's also the modulated stroke control mode. The control valve has a mechanism which senses suction pressure. The change in capacity is achieved by the valve adjusting the flow of PD or pressure discharge refrigerant into the crankcase. A change in the pulse width modulation PWM value of the signal to the solenoid varies the force on the plunger in the control valve. A higher inclination angle can then be achieved. Finally, there's the minimum stroke mode or near off. With the solenoid signal off, the spring force opposed to the solenoid force opens the valve and a specific amount of PD or pressure discharge flows into the crankcase. Regardless of PS or suction pressure, the inclination angle is. ये उसका आइडलिंग मोड वो बता रहा है, आइडलिंग मोड इंजन में भी होता है जिसमें इंजन पावर प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसी तरह इसका जो आइडलिंग मोड है इसमें जो एंगल होगा स्वैच प्लेट का वो डेड विल बी मिनिमम, ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो आप डिस्चार्ज कर रहे हैं डेट इज ऑल्सो वेरी मिनिमम, ठीक है, उससे कुछ ज़्यादा एयर कंडीशनिंग में फ़र्क नहीं आ रहा होगा, उसे हम आइडलिंग मोड कहते हैं। Force to minimum. ये देखिए आप, Hence, acceleration becomes a higher priority due to less इन engine दोनों से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो ऊपर वाला जो वीडियो ये दिखा रहा है load than the cool. उसमें हमारे पास कूलिंग कम है, ठीक है, उसका एंगल भी कम है और कूलिंग भी कम है। जो नीचे वाली वीडियो दिखा रहा है उसमें एंगल बहुत ज़्यादा है और उसमें कूलिंग भी उसी तरह से ज़्यादा होगी क्योंकि पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी इसमें। Need as indicated by the PS or suction pressure. This allows an easy and immediate start, optimum power during acceleration, and prevention of evaporator freezing. The compressor shaft always turns at engine speeds, so no electromagnetic clutch is required. Clutch failure is not an issue in this system. The compressor pulley has a built-in torque limiter slip clutch to prevent drive belt loss if the compressor has an internal seizure. If the torque limiter clutch slips during a compressor failure, there is no belt friction and a lower compressor noise. The continuous movement of internal compressor components makes it necessary to always return oil to the compressor for lubrication of the continuously moving parts. This is normally accomplished by the use of a cross-charge thermal expansion valve or TXV. The cross-charge consists of ये two इसका types of एक्सपेंशन वाल्व इसमें शो करवाया। refrigerants in the sensing element of the TXV that are made to provide normal control at normal conditions. When the TXV is set near the closed position and refrigerant flow is small, the valve switches from positive to negative. Thereby, return of refrigerant with entrapped oil to the compressor is assured. These compressors, or a derivative technology, is making inroads in
into the present and future of automotive air conditioning systems. Deep knowledge of the system is a must today. अच्छा जी, अभी फर्स्ट सेशन हमारा क्लोज होने वाला है, 40 मिनट कंप्लीट होने वाला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी अटेंडेंस अभी मार्क कर लें, चैट के अंदर जाएं और यस लिख कर भेजें। हर बच्चा यस लिख कर भेजे चैट के अंदर। जिसका यस का रिस्पॉन्स आ जाएगा उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। चैट के अंदर यस लिख कर भेजें। जी शहबाज, शहबाज अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो आपने हमें आज करवाया, तो सर जो पिछले लेक्चर हैं तो वो भी सर इनमें सब में इंक्लूड होंगे, जो हमारे उसे कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस से पहले लेक्चर हुए? जी वो इंक्लूड होंगे। अभी मैं आपके इंशाल्लाह क्विज लेना स्टार्ट करूंगा, तो वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, लेकिन मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगा कि आपका क्विज कहाँ से आएगा। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह ठीक फिर सर, कर लेंगे उस लिहाज से। ठीक सर, थैंक यू। जी शुएब, आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी आवाज नहीं आ रही सर? अब आ रही है। जी 25 रोल नंबर। $25। असदुल्ला। वालेकुम सर।
वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर जो लास्ट 2 लेक्चर हुए हैं आपने उनकी स्लाइड नहीं स्लाइड्स में इंशाल्लाह आपको आधी से शेयर कर दूंगा, इसकी भी शेयर कर दूंगा और पिछले भी शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अर्शान जी अलहमदा। सर वो अटेंडेंस का थोड़ा सा इशू था। क्या अटेंडेंस का हमें तसल्ली कर दिया करें कि हमारी लग गई है। हमारी तसल्ली करवा दिया करें सर, हमारी अटेंडेंस मार्क हो गई है। अभी आपने चैट पर लिख दिया हुआ यस? हाँ जी। इंशाल्लाह ये जल्द आपके एलएमएस पे भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आज इसको ऑब्जर्व करता हूँ, मेरा अकाउंट पहले चल नहीं था रहा जिसकी वजह से ये डिले हो गया। आपको बाकी अटेंडेंस एलएमएस पे शो हो रही है? नहीं सर, वो टीचर स्क्रीनशॉट वगैरह लेके भेज देते हैं, ये वैसे बता देते हैं कि ये बच्चा एब्सेंट है, तो आप भी ऐसे हमें गाइड कर दिया करें पहले एलएमएस पे अपलोड करने से। चले मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू मैं सर। आपको ये चैट भेज दिया करूंगा, उसमें अगर आप तसल्ली कर लीजिएगा आपका नाम है या नहीं। ठीक हो गया, थैंक यू सर। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम अर्शान जी हारिस। सर, हमें ना एलएमएस पे ये एक्सेस नहीं है कि हमारी कौन सी अटेंडेंस लगी और कौन सी नहीं लगी, हमें सिर्फ परसेंटेज शो होती है। अच्छा अच्छा सही है। अच्छा वैसे कोई क्विज वगैरह हुए हैं आपके अभी? आज है एक क्विज, लेकिन LMS वो जो उन सर ने सीएमएस पे गया, सीएमएस ओपन ही नहीं हो रहा, तो अलग से कोई मसला चल रहा है। अच्छा चलें, आप इस रिपोर्ट करें ना कि वो अब ओपन नहीं हो रहा, उसके बगैर तो काम नहीं ना चलेगा फिर। जी उसामा अस्सलाम वालेकुम सर। नाम सर वो आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि जैसे आप स्लाइड्स हमें शेयर करेंगे ना, साथ साथ ये जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी व्हाट्सएप पे या जूम पे शेयर कर दिया करें, वो तो मैं शेयर ताकि वो करता होता हूँ, वो तो मैं आपको लिंक भी सेंड करता होता हूँ। रिकॉर्डिंग के नहीं, मैंने अभी चेक नहीं किया, मैं बस बाकी में टीचर कर रहे थे ना शेयर, मैंने कहा कि आपको भी कह दूं कि अगर पॉसिबल हो। आप चैट को ऑब्जर्व करें ना, अपने ग्रुप की चैट में उनमें लिंक्स आते रहते हैं। जैसे ही लेक्चर ओके सर। खत्म होता है ना, उसी दिन के चैट के अंदर आप ऑब्जर्व करें लिंक आया होगा। आजकल वैसे मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे आसानी से अपलोड हो जाता है। सही हो गया। ठीक है, और आपको देखने में बड़ी आसानी होगी। ओके हो गया सर, थैंक यू।